बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। माली साल 2025-26 का वफाकी बजट 10 जून 2025 को ईद उल अज़हा के बाद पेश किया जाएगा। ये बजट एक मुश्किल माशी माहौल में आ रहा है, जहाँ पाकिस्तान की IMF के साथ मुसलसल राब्ते और मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम बजट के अहम निकात पर ताहाल मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। अगरचे आलमी मालियाती इदारे ने मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुजव्वज़ा सब्सिडी पॉलिसी और टैक्स इस्लाहात पर एतराज़ात सामने आए हैं। इसी तरह बजट खसारे और प्राइमरी बैलेंस के अहदाफ पर भी IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हुकूमत टैक्स नेट को वुसअत देने, नए टैक्स निज़ाम मुतारफ़ कराने और मौजूदा शरों में रद्दोबदल के ज़रिए महसूलात में इजाफ़ा करना चाहती है, ताकि माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए कमज़ोर तबके को रिलीफ दिया जा सके। बजट में पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर 5 साला लेवी लगाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी को फ़रोग़ देने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ने कहा है कि ये बजट मईशत के चैलेंजेस से निपटने के लिए दलेराना इक़दामात पर मुश्तमिल होगा, जबकि पाकिस्तानी इकनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले 9 जून को जारी किया जाएगा। ऐसे में एक अहम सवाल ये है, क्या ये बजट अवाम दोस्त साबित होगा या सिर्फ कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए एक और कोशिश? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज़ पाशा ने। आप माहिर माशियात हैं और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर, IMF के स्टाफ लेवल रिपोर्ट में आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का मजमूई हुजम 13.6 ट्रिलियन रुपये, तरक्याती अखराजात 1.07 ट्रिलियन, सूद की अदायगी 8.7 ट्रिलियन रुपये, बुनियादी बजट सरप्लस 2.1 ट्रिलियन और मजमूई माली खसारा 6.6 ट्रिलियन रुपया ज़ाहिर किया गया है। सर, इन तमाम अदाद शुमार की रोशनी में जो मुल्क की माली पॉलिसी है, ये आप इसकी ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ जाते देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस आपने जो आदाद दिए हैं स्टैटिस्टिक्स IMF के रिपोर्ट में, उसमें इसके अलावा कुछ और ऐसे आदाद शुमार हैं जो बहुत अहम हैं। सबसे पहले जो क्रिटिकल नंबर होता है बजट में, वो होता है टैक्स रेवेन्यूज़ और उसमें FBR का कलेक्शन। अब आप ये देखिए कि आने वाले साल में जो टारगेट सेट किया गया है वो 14,300 अरब का सेट किया गया है, और ये बेसिस है कि इस साल ख़त्म होने से पहले इस साल जो रेवेन्यू हासिल होगी वो तकरीबन 12,300 अरब, तो यानी कि इजाफ़ा जो दिखाया गया है वो 2,000 अरब का है। मगर अब आप ये देखिए कि ये 2,000 अरब का जो है, उसमें अब पोजीशन ये हो रही है कि इस साल का जो एक्चुअल रेवेन्यू आएगा वो 12,300 से नुमाया तौर पर कम है। ऑलरेडी पहले 11 महीने में 1,000 अरब का शॉर्टफॉल हो चुका है। हमारा अंदाज़ा ये है कि साल के एंड तक FBR के रेवेन्यू जो हैं वो 11,700 अरब तक पहुँचेंगे, और अगर 14,300 अरब का टारगेट रखा गया तो एक साल में 2,600 अरब का इजाफ़ा लाना पड़ेगा, तकरीबन 23 से 24% इजाफ़ा। ये तकरीबन गैर मुमकिन सी बात है। उसकी वजह यह है कि जब आपका अफरात ज़र की रफ़्तार कम होती है तो सेल्स टैक्स में जो इजाफ़ा होता है वो कम होता है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट होगा और इसके नतीजे में काफ़ी परेशानी होगी। दूसरा जो वाइटल स्टेटिस्टिक है, जिसके बारे में आपने शायद नंबर्स में नहीं ज़िक्र किया है, वो है कि आने वाले साल में पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखिए, हालात को देखते हुए और जो सिचुएशन इस वक्त साउथ एशिया में सिक्योरिटी की है, इजाफे की नुमाया तौर पर ज़रूरत होगी।
IMF ने जो ग्रोथ रेट दिखाया है वो 15-16% है और एब्सोल्यूट टर्म्स में 262 अरब का इजाफा बताया है। ये बहुत कम है। कम से कम हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर में या इमरजेंसी प्रोविजंस में कुल 500 अरब एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा एज एन इमरजेंसी प्रोविजन एंड टू एनेबल डिफेंस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अगर हालात फिर से कुछ ख़राब होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें तीसरा वाइटल स्टेटिस्टिक जी 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 मैं तीसरा, आपने जो समरी की है उसमें आपने ये 2-3 चीज़ों पे इशारा नहीं किया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बता दूं। तीसरा जो बहुत अहम नंबर है और वो है फेडरल गवर्नमेंट का PSDP यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको इस लिहाज से बढ़ाना ज़रूरी था कि वाटर रिसोर्सेस पर हमें अब बेपनाह प्रायोरिटी देना पड़ेगा। खुदा न खास्ता ये इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान ने जो इससे हट गया है उससे आगे चलकर कुछ सालों में बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त वाटर रिसोर्सेज में 34 प्रोजेक्ट जिसमें डैमर बाशा डैम वगैरह हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें डेवलपमेंट साइड पर प्रायोरिटीज़ की तब्दीली और ओवरऑल इजाफा कम से कम वाटर सेक्टर में 500 अरब रखना पड़ेगा। ये 3 बेसिक नए प्रायोरिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जरा इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं सिर्फ इसलिए बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन, वो बड़ा अच्छा है सर। FBR का अभी हम देख रहे थे मई में 206 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और 11 माह का खसारा 1027 अरब पर पहुंचा हुआ है। सर आज भी इशू वही है, FBR के टारगेट्स, पहले टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे और उसके बाद उसको मजीद डबल किया जा रहा है, मतलब काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। जो आपका पॉइंट है, ये पिछले साल आपको याद होगा जब हम बजट की डिस्कशन कर रहे थे, आपने कहा था कि ये नंबर इस तरह अचीव नहीं होगा। आज भी सर टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा, जो पहले टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है। इज दिस द वे आउट या क्या यही एक ऑप्शन है हुकूमत के पास? देखिए, अब मैं आपसे क्या कहूँ, सेल्स टैक्स के निज़ाम में जो प्रपोजल्स हैं वो सरासर मैं समझता हूँ गलत हैं। आप मुझे ये बताइए कि किसी मुल्क में फर्टिलाइज़र पे सेल्स टैक्स लगता है? ये एक हैरत अंगेज़ बात है। जब हम हुकूमत में थे काफ़ी अर्सा पहले, तो मैंने ये इंश्योर किया हुआ था उस ज़माने में कि फ़र्टिलाइज़र पर 40% सब्सिडी हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे किसान को इनपुट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ईल्ड में इजाफ़ा जब होगा तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करने में सहूलत हो जाएगी। तो ये सरासर गलत पॉलिसी है सेल्स टैक्स को ब्रॉडन करने का। दूसरा जो एक नया बहुत ही अहम रिफॉर्म है और वो प्रोविंशियल लेवल पे है कि इस साल के आगाज़ में 1 जनवरी तक हमारे चारों सूबों ने एक नया एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट ले आए थे और ख़्याल ये था IMF का कि कलेक्शन फ़ौरन शुरू हो जाए, मगर उसको डिले किया गया और अब 1 जुलाई से किया जाएगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि IMF का एक्सपेक्टेशन ये है कि कम से कम इसलिए कि जो प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफ़ा दिखाया गया है अगले साल का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो तकरीबन 200 अरब के लगभग एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से आप उठाएंगे बड़े बड़े ज़मींदारों से। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या वाकई पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो ये कर पाएंगे। तो IMF इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग। बिल्कुल सही। और पिछले साल जो फेलियर हुआ ताजिर दोस्त स्कीम में, सिर्फ 50 अरब का टारगेट रखा आपके बड़े बड़े दुकानदारों से कलेक्शन की, वो भी हासिल आप नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्सेप्शनली टफ ईयर
IMF अपने टारगेट्स पर इंसिस्ट करेगा, बिल्कुल ठीक। और ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। बिल्कुल सर, डिफेंस बजट की अभी पहले हम बात कर रहे थे, उसका तखमीना जो 2.414 ट्रिलियन रुपए है, जबकि हुकूमत कह रही है 2.5 ट्रिलियन है। सर आपकी वाली आप जो बात कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, अभी जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी है, हिंदुस्तान दूसरी तरफ है, जब पाकिस्तान सिर्फ $7 अरब के कर्जे के लिए 50 शराइत मान चुका है, तो ये जो दिफाई बजट में इंक्रीज होना है, इसको आप सेटल डाउन होते कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है जी। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आप डायरेक्टली डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो टारगेट आपने इस वक्त रखा है वो रहने दीजिए, तकरीबन 2.4 खरब जी, मगर एमरजेंसी प्रोविज़न जो बजट में ऑल रखते हैं हम 150-200 अरब, उसको आप एज एन एमरजेंसी प्रोविज़न 500 अरब रखें, और ये उस खर्च नहीं होगा अगर हालात मामूल पे रहे। और अगर खुदा न खास्ता फिर से सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर हम 500 अरब राइटफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। IMF शुड एक्सेप्ट दिस एज द राइट एंड प्रेरोगेटिव ऑफ एन ऑटोनमस इंडिपेंडेंट कंट्री। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, IMF की जो शर्त की अगर तहत सूबों को जून के आखिर तक ज़रूरी इनकम टैक्स, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि नए कवानीन लागू करने का और रिटर्न जमा कराने का, टैक्स नाहिंदगान की शनाख्त करने का, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक मौसर निज़ाम बनाने का कहा गया है, इस शर्त पर अमल दरामद अगर होता आप देखते हैं तो चैलेंजेस भी है, जिस तरह आपने पहले भी बात की, चैलेंजेस भी है, लेकिन सर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक कोई हुकूमत नहीं कर सकी, ये भी एक रियलिटी है। इसको आप कैसे फिर कवर होते देखते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। मैंने 1997 में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को ले आया था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने सपोर्ट किया था, और हमने सबसे पहले पंजाब में वो नया इनकम टैक्स एक्ट ले आए थे एग्रीकल्चर का। और उसके बाद अब आप ये सोचिए कि तकरीबन 28 साल हो चुके हैं, और पिछले साल मुकम्मल तौर पर चारों प्रोविंसेस कंबाइंड से टोटल कलेक्शन 3 अरब रुपए की हुई। 3 अरब रुपए, पीनट्स। ये निज़ाम बिल्कुल नहीं चला, और बीच में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अमेंड भी किया, मगर उसके नतीजे में रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए कि जो बड़े बड़े ज़मींदार माशाअल्लाह वो हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज़ में बैठते हैं और डिसीशंस लेते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स किस तरह कलेक्ट होगा। देखिए, हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मौजूद है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत पुराना इदारा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, और हम लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे बड़े बड़े ज़मींदार हैं, जो 1% जिनके पास 22% ज़मीन है, उनकी होल्डिंग साइज़ वगैरह क्या है, वो तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप उसके बेसिस पर फ़ी एकड़ रफली एस्टिमेट कर लें डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा नेट इनकम क्या है, फिर टेन्यूरल स्टेटस क्या है, कि आपने बड़े ज़मींदार ने क्या ज़मीनों को एक तरह से रेंट पे दिया हुआ है। तो इस लिहाज से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल सही। बस एबिलिटी टू कलेक्ट इज़ द बिग इशू। अब देखिए क्या होता है, और IMF जो है हमें इस मामले में मेरा ख्याल ये है कि बहुत परेशान करेगा, इसलिए कि पिछले साल टारगेट था 50 अरब का ताजिर दोस्त स्कीम का, और उसका आधा भी हम कलेक्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखना है कि बड़े ज़मींदारों से हम क्या कलेक्ट कर पाएंगे, और ये ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस का एक बहुत ही अहम रिफॉर्म है, और हम सब की दुआ है कि ये कामयाब हो।
अच्छा सर, जीएसटी की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक के भी कंसर्न्स हैं कि जी आपका जीएसटी बहुत ज़्यादा है, टैक्स हुकूमत को पता है कि अगर कलेक्ट जितना उसका होता है उसका हाफ टू हाफ शायद गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बजट में सोलर पैनल्स, खाद, ज़राई आलात पे 18% जीएसटी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तो सर वो जो ज़राअत और दही मईशत को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, वो किसको देंगे? अगर इस तरह के टैक्स लगेंगे तो रिलीफ किसको मिलेगा फिर? ये दरअसल सरासर गलत है। मैंने आगाज़ में आपसे कह दिया कि फर्टिलाइज़र पे टैक्स लगाना दरअसल बिल्कुल, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, सरासर गलत प्रपोजल है। ट्रू। और दूसरी तरफ सोलर पैनल्स पे भी लगाना ये भी नामुनासिब है, इसलिए कि सोलराइजेशन से हमारा जो इंपोर्ट ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट की है वो बहुत कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है। तो उसको भी टैक्स के निज़ाम में लाना इस वक्त नामुनासिब होगा। आपको जो करना है वो मैं बता दूं वाज़े तौर पर, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है उसको आपने बेपनाह फैला दिया है, नेसेसिटीज़ पे भी लगा दिया है, मेडिसिन्स तक पे लगा दिया है। अब जो आपको डेवलप करना था, जिस पे आप काम नहीं कर पाए, और वो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। ठीक, ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और उससे आप जितना उठाते हैं वो तकरीबन 15 से 20% है गुड्स का, जबकि सर्विसेज गुड्स से 2.5 गुना ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। We have to develop now the sales tax on सर्विसेज। वेरी राइट। और ये इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, करता आ रहा है। अच्छा सर, लास्ट मुझे आप बताइएगा, पेट्रोलियम लेवी से 1300 अरब रुपए से जायद की वसूली का हदफ रखा गया है। सर वंस अगेन, ये तो एक आम आदमी ने पेट्रोल भराना है, डीजल भराना है, तो ये बोझ फिर किस तरह और किस हद तक एक आम आदमी इसको बर्दाश्त करेगा जी? देखिए, बात यह है कि ये सेल्स टैक्स को काट के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर यह लवी लगाया गया ताकि ये शेयर ना हो प्रोविंसेस से। ये है असल मकसद। एग्जैक्टली। इसमें टैक्स रेट में इजाफा नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो सरासर गलत पॉलिसी है वो ये है कि मोटर स्पिरिट पर हाई स्पीड डीजल से कम आपने पेट्रोलियम लेवी लगाया है। सारी दुनिया भर में इसका ऑपोजिट होता है। आप हाई स्पीड डीजल ऑयल जो ट्रकों में इस्तेमाल होता है, उससे खाने पीने के अशिया को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस पे टैक्स कम होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये उल्टा निज़ाम है, इसको भी ठीक करिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, और जिस वक्त ब्रेक से वापस आएंगे तो अली सलमान इकोनॉमिस्ट और मोहम्मद अवैस टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, बजट को लेकर बहुत सारी जहां पहले बात हो रही है, एक्सपेक्टेशन है, चैलेंजेस हैं, वहां पर यह भी देखना है कि इस बजट का हासिल वसूल क्या होने जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद बेहतर नहीं हो रही तो क्या मुश्किल ज़्यादा हो रही है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अली सलमान ने, इकोनॉमिस्ट हैं, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अवैस साहब, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। अली सलमान साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। IMF प्रोग्राम के तहत माशी इस्लाहात के बाद आपको क्या तवक्कुआत हैं? कारोबारी माहौल में बेहतरी आएगी या मुश्किलात सामने आएंगी? कहा क्लेम बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या असेसमेंट है? देखिए जी, अगर हम IMF के प्रोग्राम के हिसाब से देखें तो मंसूर साहब, ये तो IMF ने भी तस्लीम किया है और हमारे इदारे प्राइम ने भी एक रिपोर्ट इसकी पब्लिश की, और हमने ये बताया है कि IMF की शराइत तो हमने काफ़ी हद तक पूरी कर दी हैं, और जो भी इनके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे, जो इनके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स थे, वो चाहे फिस्कल डेफिसिट को लेकर हों, वो हमने इम्प्रूवमेंट की है। हमने एनर्जी सेक्टर के अंदर भी IMF के प्रोग्राम के मुताबिक इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ हैं बजट में पिछले सालों की निस्बत वो कम हुई हैं, और इस तरह के इक़दाम दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कारोबारी हवाले से देखें तो एक तो हमें एक मस्बत इशारा नज़र आता है, वो है कि इंटरेस्ट रेट में यकीनन कमी आई है जी। लेकिन उसके अलावा हमें जो यानी जो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में भी इजाफा हुआ है, लेकिन
अगर आप सेंटिमेंट देखें बिजनेस का, और अगर आप ये देखेंगे हमारा क्या एफडीआई में या लोकल इन्वेस्टमेंट में भी कोई इजाफा हुआ है, तो उसमें मुझे भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नजर नहीं आता इस साल। ओके इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइजेशन के जब मोड में होती है तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ नहीं जा सकती। लेकिन चूंकि टैक्स रेट्स का एक मेजर मसला रहा है, इसके अलावा अगर आप ये देखें कि हुकूमत की तरफ से जो निजकारी प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा दावे किए गए थे, पिछले 1-2 सालों में दावे किए गए कि हम निजकारी की तरफ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस देंगे, उसमें हमें अभी तक कोई खातिर वो जो है हमें वाज़ेह इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही, उसकी तरफ हम नहीं जाते दिखाई दे रहे। ठीक जिसकी वजह से जो कारोबारी माहौल है अभी तक एक कॉशियस या कॉशन का या एहतियात का अभी उसका सामना है, और अभी उसने खुल के दोबारा से कारोबारी सरगर्मियों में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आप हालात देखें तो उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल सी ग्रोथ है, ना होने के बराबर है अभी जो नंबर्स भी आ रहे हैं। तो लिहाजा हमें इस बजट से पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आईएमएफ के प्रोग्राम तो हमने पूरा कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें इकोनॉमिक आउटकम हमें उस तरह अभी तक नजर नहीं आ रही। ठीक है, अब ऐसा वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है कि सेल्स टैक्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी? वर्ल्ड बैंक क्यों कह रहा है? बेसिकली मंसूर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपको सेल्स टैक्स का इम्पैक्ट जो होता है वो ज़रा गौर करके समझने की ज़रूरत है। सेल्स टैक्स हमारे मुल्क में जो गुड्स के ऊपर लगा हुआ है, जिसके ऊपर हम तमाम लोग अफेक्ट होते हैं, कोई भी परचेज करते हैं, उसका रेट आज है 18%। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को क्या कलेक्शन जितनी सेल्स हो रही होती है उसकी 18% होती है? तो मैं कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है वो है 5 to 6%। आप ज़रा गौर करें कि अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और उसके ऊपर 18 रुपये सेल्स टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को जो नेट मिलता है वो 5 से 6 रुपये मिलते हैं। ठीक। अब दरमियान का जो पोर्शन है वो 12 से 13 रुपये वो कहाँ जाते हैं? यानी ये चीज़ सेल्स टैक्स में, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिजीम चल रही है वो हम वैल्यू एडिड टैक्स के तौर पे लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर दे रहा है, वो इनपुट ले रहा है, फिर होलसेलर दे रहा है, फिर वो इनपुट आउटपुट की रिजीम चल रही होती है, रिटेलर और एंड कंज्यूमर बियर करता है। दरमियान में सेल्स टैक्स की लीकेजेस इतनी बड़ी हैं कि गवर्नमेंट जो 18 रुपये जो कंज्यूमर देता है उसके बदले में गवर्नमेंट की जेब में 5 से 6 रुपये जा रहे होते हैं। अब इसकी वजह से सेल्स टैक्स क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, जब आप 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे 18 रुपये सेल्स टैक्स लगेगा तो आप 118 रुपये की चीज़ खरीदेंगे। अब अगर सेल्स टैक्स का रेट रिड्यूस हो जाता है तो उसकी बुनियाद के ऊपर डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यानी आपको अगर 3% भी रेट रिड्यूस कर दें सेल टैक्स तो वो 115 रुपये की चीज़ मिलेगी आपको। तो आईएमएफ की ये स्टेटमेंट की हद तक तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वेरी राइटली कि सेल्स टैक्स जहाँ पे भी होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, कि इनडायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर आपको लगा के, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तमाम का फीचर होता है कि ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे रेट इंक्रीज करते जाएंगे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जाएगी। अब अगर गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हो जाए फ्रेंकली कि ये जो लीकेजेस हैं ये बहुत बड़ी हैं, हमारा सिस्टम आज भी कैपेबल नहीं है इन लीकेजेस को कंट्रोल करने के लिए। हम यानी अब उम्र गुजर गई फ्रैंकली मुझे टैक्स के निज़ाम को देखते हुए, सारी चीज़ें करते हुए, तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी मर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर लें, जो मर्जी कर लें, आप सेल्स टैक्स की लीकेजेस को प्लग इन नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट डेडिकेटेड बेसिस पे पूरी एफर्ट करनी शुरू कर दे, डॉक्यूमेंटेशन आईटी को यूज़ कर ले, डेटाबेसेस बनाना शुरू कर दे, फिर भी शायद 10 साल या 20 साल तो फिर क्या होगा? हाँ, जब आप इसका रेट रिड्यूस करेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि उसकी कलेक्शन कम हो जाएगी, यानी वो जो 18% से आगे 5-6 आ रहा है तो वो और कम हो जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा डिबेट बोर्ड लेवल के ऊपर भी होती है, पॉलिसीज़ जहाँ बन रही है वहाँ पे भी होती हैं कि आप सेल्स टैक्स को फिक्स रिजीम में कर दें। आप 5% सेल्स टैक्स कर दें कि जब भी कोई पर्सन इंपोर्ट करेगा 5% दे दे, फिक्स पे दे दे, और मैन्युफैक्चरर भी 5 दे दे। उसके बाद गवर्नमेंट का कंसर्न ये होता है कि आपको टोटल इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। आप इनपुट आउटपुट के सिस्टम को खत्म करें,
5% फिक्स सेल टैक्स करें, उसके बाद हर अगली रिजीम के ऊपर 1% सेल टैक्स लगाते जाएं। ठीक है। एंड कंज्यूमर को ये बढ़ेगा 8-9% के ऊपर मिल जाएगी, यानी 3-4 लेयर्स मिली, 9% में मिल गया। कंज्यूमर को जो 118 की चीज मिलती थी वो 109 रुपए की मिल गई। ठीक है, वो बहुत खुश हो गया, 9% कम होगा। और गवर्नमेंट को जो 5 से 6% कलेक्शन आती है उसकी जगह पे 9% आ जाएगी, क्योंकि लीकेजेस इनपुट आउटपुट की वजह से होती है, वो तो सिस्टम ही आपने ब्लॉक कर दिया। तो ये इतना सिंपल है इसको ठीक कर देना कि ये नहीं। लेकिन अब आई डोंट नो, बोर्ड लेवल पे भी डिस्कशन होती है, पॉलिसी लेवल पे भी डिस्कशन होती है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा रिजीम स्टेप लेते हुए जो होता है वो डर रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि इस वक्त जितनी डेटाबेसेस मौजूद हैं, जितना कुछ मौजूद है, तो हमें तो इस सिस्टम पे जाना, और गवर्नमेंट के लिए भी विन विन है। फ्रैंकली आज गवर्नमेंट के लिए विन विन ये है, क्योंकि गवर्नमेंट आज सबसे बड़ा चैलेंज जिसके ऊपर आज वो प्राइड भी फील कर रहे हैं कि हमने इन्फ्लेशन रेट को 23% से रिड्यूस करके 5% पे कर दिया, 6%। तो ये तो आपने 9% स्ट्रेट कम किया, इधर से आपकी कलेक्शन इंक्रीज होगी, आपने इन्फ्लेशन को और ज्यादा कंट्रोल कर लिया, तो आपके लिए तो विन विन है। ये पॉलिटिकली भी विन विन है, कलेक्शन लेवल पे भी विन विन है, और कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा। तो सेल्स टैक्स में तो आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियरली कि अगर आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे तो ये सब लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। अली साहब, एक तो आई रियली वांट कि आप भी इसके ऊपर अगर कोई कमेंट करना चाहें जरूर करें, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि हुकूमत की ये जो IMF की शराइत को पूरा करते हुए जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, इसके लिए कोई पॉलिसीज आपको नजर आती हैं इस बजट के अंदर? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज डायरेक्शन IMF की तरफ से हैं, इसलिए शायद इतना लीवे नहीं है हुकूमत के पास कि वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई साजगार अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। जी, जो सेल्स टैक्स की अभी जो वैसा बात कर रहे थे, मैं असूली तौर पर इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे रेट्स बहुत हाई हैं, और अगर हम लो रेट्स की तरफ जाएं और इस निज़ाम की तरफ जाएं तो उससे भी बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसमें एक जो बड़ा चैलेंज आता है, और ये मैं बात थोड़ी सी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के साथ, यानी जैसे वज़ीर ख़जाना है, इनके साथ भी हमारी प्रेजेंटेशन वाले डिस्कशन में रही हैं और यही पॉइंट हमने रेज किया है। तो एक जो बड़ा गैप है वो ये है कि इस वक्त हमारे सेल्स टैक्स के निज़ाम में तकरीबन 2.5 लाख के करीब एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हैं। ठीक। और जबकि हमें पता है कि जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं, यानी रजिस्टर्ड कारोबार हैं, वो अगर हम सिर्फ बिजली के बिल का भी देख लें तो तकरीबन 40 लाख के करीब वो बन जाते हैं। यानी ये कारोबार हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं बिल्स के जरिए। ठीक। हुकूमत सिर्फ ये कहती है कि जी हमें 2.5 लाख से और 40 लाख के दरमियान गैप इतना बड़ा है कि जब भी हम सेल्स टैक्स के रेट को कम करने की कोशिश करेंगे तो हमें ये खतरा है, और ये गवर्नमेंट के माइंडसेट का मसला है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये गैप इतना बड़ा है कि शॉर्ट टर्म में हमारा रेवेन्यू मजीद फॉल कर जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी निज़ाम में लोग आएंगे नहीं और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे। और चूंकि हुकूमत को पता है कि उनके जो FPR के सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू बेस है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं GST के ऊपर, इंपोर्ट भी और लोकल सप्लाईज में भी, उससे भी वो उनका लॉस हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इसको एड्रेस करने का तरीका ये है, वे फॉरवर्ड ये है कि आप सेक्टोरल अप्रोच ले लें। यानी जो अवैध साहब ने तजवीज़ रखी है, या जो डॉक्टर इकराम वगैरह बात करते हैं, कि आप किसी एक या दो सेक्टर्स को ले लें और सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन के ऊपर अप्लाई कर दें। और आप देखें कि अगले साल उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर आप उसको पूरी इकोनॉमी में एक्सपैंड कर दें। उससे ये है कि जो कंसर्न है एकदम लॉस नहीं होगा, वो भी एड्रेस हो जाएगा, और हम एक पायलट लेवल के ऊपर इस तजवीज़ को अमल दरामद होते हुए देखकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी कि हम ये कर सकते हैं, और ये यकीनन इस तरफ हमें जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अब मैं आता हूँ कि जी मैं आता हूँ जो IMF की जी प्लीज IMF के ऊपर जो आपने बात की ना, उसमें देखें, एक जो मेरा व्यू है वो ये है कि बजट के मौके पर हर बिजनेस का सेक्टर, हर इंडस्ट्री का सेक्टर, सर्विसेज, IT, टेक्सटाइल, हर कोई आगे आ रहा है कि जी हमें रिलीफ दें, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए वाइटल हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, उसको स्टील सेक्टर कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें इस हवाले से हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी कि अगर फर्ज करें हमने एक सेक्टर को कोई मुराद दी है तो हमें दूसरे सेक्टर को भी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। IMF ही कहता है कि जी इसको आप यूनिफॉर्म रेट की तरफ लेकर जाएं, हम नहीं लेकर गए। हमने कुछ अपनी भी उसके अंदर इंटरवेंशन कर दी। पिछले साल ये हुआ था कि एक्सपोर्टर्स के लिए जो EFS स्कीम है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम है,
उसके लिए इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसके उनको 18% देना पड़ रहा है, जीएसटी की बात हो रही है। और जो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 0% पे कर रहे हैं, और जो लोकल अगर आप परचेज करें तो 18% जीएसटी है। एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इससे एक्सपोर्टर्स को बड़ा फ़ायदा हो सकता है कि या तो आप ये दोनों को ज़ीरो कर दें या दोनों को बराबर कर दें, ताकि उससे आपकी जो लोकल सप्लाईज हैं वो जो है इक्विटेबल उसमें आ जाए। तो जो भी हम अप्लाई करें रेट्स, उसको हमें इक्वल फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। और उसमें ये जो है ना कि हम सेक्टर टू सेक्टर को वेरी कर लेते हैं, अपनी अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए हम सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उससे अनफॉर्चुनेटली रेंट सीकिंग के दरवाजे बहुत खुल जाते हैं और उसको क्लोज कर, ठीक, लाइन लगी होती है, उसको क्लोज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि सामने विंडोज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने के लिए हौसला नहीं है, या हम लोग आज भी उस स्ट्रैटेजी की तरफ उस तरह माइल नहीं है जिस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसा एक चीज़, एफबीआर को मई में 206 अरब रुपए के रेवेन्यू का शॉर्टफॉल का सामना है। 11 माह में खसारा 1027 अरब तक जा पहुंचा है। जुलाई से मार्च के दौरान टैक्स खसारा 703 अरब रुपए था, जो मई के अख्ताम में बढ़कर 1027 अरब हो चुका है। जो आप लोग बातें कह रहे हैं वो तो ये उसकी एक मैं छोटा सा कमेंट अली साहब के बात से पहले कर दूं। एक तो पहली बात, मैं इससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि इसे स्टेप वाइज अप्रोच कर लें, हम एकदम ना करें सेल्स टैक्स की चेंज को। लेकिन एक चीज़ जाहिर है, इकोनॉमिस्ट तो सब समझते हैं कि टैक्स रेट अगर हाई है तो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, और अगर टैक्स रेट लो होगा तो ये गैप भी बेहतर होगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। यानी ये तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी समझ है, सब लोगों को समझ है कि इतने हाई रेट के होते हुए लोगों का बिजनेस वायबल नहीं रहता। यानी इसको जब आप टैक्स लगाते हैं ना तो आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी होती है कि क्यों लोग रजिस्टर्ड। सिर्फ ये नहीं है, हर आदमी चाहता है टैक्स कॉस्ट बचाना, सब कुछ करना, लेकिन कुछ जगहों पे रेट इतने हाई हो जाते हैं कि वो बियरेबल नहीं रहते, कि बिजनेस को कंटिन्यू करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी पॉलिसी के तौर पे एक समझने की जरूरत है। दूसरी बात, जो आप बजट डेफिसिट और टैक्स कलेक्शन की शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं, देखें आपने लास्ट ईयर किया क्या। बजट जब बना रहे थे तो आपने पिछले साल से 30% ग्रोथ के ऊपर टैक्स टारगेट रखे हुए हैं। ये टारगेट्स वो हैं जो आईएमएफ ने आपको डिक्टेट किए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम, कि जी उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट देनी है, रिगोरस कंडीशंस लगाई हुई हैं। अच्छा, अब अगेन यानी आप इस वक्त भी जो फ्रैंकली अगर आप किसी भी टैक्स पेयर की सूरत हाल जाके देखें तो इस वक्त जो वो कहते हैं ना कि एक लेमन को निचोड़ने के बाद उसमें से क्या बार बार निचोड़ा जा सकता है, तो टैक्स पेयर्स को बार बार निचोड़ने के बाद ये शॉर्टफॉल है। मतलब मेरे पास तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो वही है ना जी, मेन तो प्रॉब्लम ही नहीं एड्रेस हो रही, टैक्स बेस नहीं बढ़ाया। आपने उसके ऊपर आज तक कोई ग्राउंड के ऊपर काम किया कि टैक्स बेस बढ़ा सकें, वो सारी चीजें कर सकें। तो फोकस शुड बी ऑन इंक्रीज ऑफ टैक्स बेस। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो बजट टारगेट जब दिए जाते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो आप डिवाइड करके दें कि एग्जिस्टिंग से इतना लेना है और नए टैक्स पेयर से इतना लेके आना है, और हर चीज का अलग अलग अगर टारगेट रखेंगे और फिर आप परफॉर्मेंस मेजर करें, और फिर आप देखें कि टैक्स ऑफिसर्स को कहें कि ये जरा एसी वाले कमरों से बाहर निकल के जरा गर्मी में जाएं, मार्केट्स की सूरत हाल देखें, कहां रेवेन्यू लीकेजेस हो रही हैं, उनको प्लग इन करें, नए टैक्स पेयर्स को एनरोल करें, वो सारी। और शॉर्टफॉल फ्रैंकली अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हम इंप्रूव कर रहे हैं। अब अगर हमारी इकोनॉमी इंप्रूव कर रही हो 2 to 3%, 4%, और मैं कहूं कि टैक्स टारगेट मेरा 30% इंक्रीज हो जाएगा, तो ये तो रियलिस्टिक बात ही नहीं है। जब आप बजट बना रहे थे, ये तो पहले दिन से पता था कि ये टारगेट अचीवेबल नहीं है। तो इस पे तो कोई सेकंड राय ही नहीं है कि ये, और एंड तक ये शॉर्टफॉल रहनी है। जाहिर है अगर कोई गवर्नमेंट कोई इनोवेशन कर लेती है, समटाइम इनोवेशंस हो रही होती हैं, प्लग इन किए जाते हैं, कहां से रेवेन्यू पकड़ के कहां डाल दे, कहां दिखा दें, वो एक नंबर्स जगलरी भी हो रही होती है। तो वो चीज़। अच्छा अली साहब, जो अभी बात हो रही है, और मेरे ख्याल में आई रियली वांट टू स्टे ऑन दैट, आप को अंदाजा होता है कि 2.5 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के, 4 मिलियन रजिस्टर्ड हैं,
और वो टैक्स नहीं दे रहे। ये हुकूमत की अगर मैं बात करूं, हुकूमत को ये पता है कि 18% टैक्स हम लोग लेते हैं लेकिन हमारे पास टोटल 5-6% आ रहा है, ये भी एक रियलिटी है। इस गैप को कवर करने की जो विंडोज़ हैं या जो स्टेप्स हैं वो हम सबको पता है, जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह वैसा बता रहे हैं। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों इतनी मुश्किल है, या क्या इस चीज़ को लेकर ऐसा खौफ है कि अगर हमने इनको उस टैक्स ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लिया तो क्या चीज़ ख़राब हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए, जो सबसे बड़ी इस वक्त जो रुकावट है ना, वो ये है कि गवर्नमेंट के लोग और FBR के जो लोग हैं, वो जब बिजनेस को देखते हैं या टैक्स पेयर्स को देखते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली एक बड़े नेगेटिव माइंडसेट से उसको परसीव करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनको देखते हैं कि जी शायद ये सब चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी जो भी पॉलिसीज बनती हैं, बल्कि बाज़ बार रिफॉर्म्स भी होती है तो रिफॉर्म्स को रिवर्स भी करते हैं। अभी मैं एक मुख्तसर से आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली के उसमें इनवाइट किया गया था मुझे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, और उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और वो सामने ये बात हुई कि हमने पिछले साल ये फैसला किया था कि एक्सपोर्टर्स को भी हम नॉर्मल टैक्स रजीम में लेके आएंगे, जबकि हमने उनको पहले हमने टर्नओवर के ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाया होता था। तो हुकूमत ने एक तरफ तो उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में ले गई, मगर जो पहला वाला टैक्स था जो उनको टर्नओवर के ऊपर देते थे वो भी नहीं लिया, यानी इनको डबल टैक्सेशन में हमने डाला हुआ है। तो ये बेसिकली एक रीओरिएंटेशन की ज़रूरत है FBR के पूरे निज़ाम को, और उसके अंदर एक जो बड़ा स्ट्रक्चरल मसला है FBR के अंदर वो ये है कि ये इंपोर्ट टैक्सेशन के ऊपर डिपेंडेंट एक निज़ाम है, ठीक, जिसमें कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 50% इंपोर्ट टैक्सेशन से आ रहा है। तो ये पिछले कोई 2 साल पहले कोशिश हुई थी जब ये निगरान हुकूमत बनी थी 1 साल तकरीबन उसके लिए, तो वो उन्होंने कोशिश की थी कि इसको सेपरेट कर दें। यानी दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि कस्टम्स और जो इंपोर्ट है उसको हम रेवेन्यू का जरिया बनाएं। वो ज़्यादातर 5% रेवेन्यू आता है वहाँ से ओवरऑल टैक्स का, हमारे यहाँ 50% आता है। ठीक। तो अगर हम इसको अलग कर दें और कहेंगे जी FBR यानी जो इनलैंड रेवेन्यू है उसका काम है कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे टैक्स इकट्ठा करें, और बाकी आप इंपोर्ट को इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें। तो इससे स्ट्रक्चरल तब्दीली से, स्ट्रक्चरल चेंज से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा इंडस्ट्री को, टैक्स पेयर्स को कि जी वी मीन बिजनेस, हम टैक्स देना चाहते हैं। और ताकि क्योंकि देखें जो टैक्स नहीं भी दे रहे हैं ना वो अंडर द टेबल बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, उससे ज्यादा शायद दे रहे होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बहुत ज्यादा दे रहे हो। ठीक हो गया। अब ऐसा ये जो भी बात है स्ट्रक्चरल चेंज की, अब सिचुएशन ये है अगर आप टैक्स रेट नहीं बढ़ाएंगे आपका रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा। आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूँ, अली भी टैक्स देते हैं, हमारी शायद सैलरीज में आता हो या जहाँ से भी हम काम करते हैं वहाँ पर टैक्स आता हो। सो आप अगेन एंड अगेन जो आपकी वाली बात है उन्हीं को स्क्वीज कर रहे हैं। सो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास सारा डाटा है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे उस पर? देखिए, एक बात, एक तो गवर्नमेंट की लिमिटेशंस, फ्रैंकली जो हमारी बजट कलेक्शन वाली लिमिटेशंस हैं, ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। और जब आपको एक टारगेट मिला हो और आपको पता हो तो आपने इजी रास्ता ढूंढना होता है, जिसकी वजह से टैक्स रेट्स हाई हो जाते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। और इस वक्त एज अ पॉलिसी एक चीज़ जो अभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से हम बजट प्रपोजल और ये सारी चीज़ें FM के साथ भी डिस्कस कर रहे थे, और जो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं फ्यूचर के लिए, एक तो वो कह रही हैं कि ये पॉलिसी विंग को हम अलग करें और वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में DG पॉलिसी के तौर पे एक पोजीशन आएगी, सो दैट के पॉलिसीज जो होंगी वो कलेक्शन से अलग कर दी जाएंगी। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल बी ओनली कलेक्टिंग एजेंसी, और पॉलिसी होगी वो फाइनेंस के अंडर आएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक ब्रीदर मिलेगा लोगों को। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट में एक रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम मैंने फील की है कि वहाँ पे ये रियलाइजेशन हो गई है कि टैक्स रेट्स हाई हैं। सो टैक्स रेट्स में करेक्शन एक, यानी वो तो कितना हो सकता है होता देखेंगे। यस, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कितना होता है वो, क्योंकि अभी भी स्टिल हम IMF प्रोग्राम में हैं, हमें IMF के साथ सारी चीजें देखनी है, लेकिन गवर्नमेंट को रियलाइजेशन है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपका इसकी वजह से एक सबसे बड़ा इशू है, तो आई एम श्योर कि फिर उसको IMF भी देख रहा है। एक और चीज जो मुझे पता नहीं उसका इफेक्ट बड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है,
अभी कस्टम्स की बात हो रही थी, हाँ जी। गवर्नमेंट ने कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं जिसके तहत कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस करना है। ओके। ये पुराने एग्रीमेंट्स हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इस बजट के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्रोग्राम लेके आ रही है, जो शायद कैबिनेट अप्रूव कर चुकी है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर दो तरह से आ सकता है। अगर तो रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी रेट कम होता है तो ऑब्वियसली सस्ते रॉ मटेरियल आ जाएंगे, तो बिजनेसेस फैसिलिटेट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी। ठीक। लेकिन अगर फिनिश गुड्स के ऊपर ड्यूटी रेट कम हो गए तो आपकी इंडस्ट्री मुश्किल का शिकार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम compete नहीं कर सकेंगे उस सारे के ऊपर। ये इस वक्त का एक चैलेंजिंग है। बिजनेसेस, वो जो आप बात कर रहे थे कि बिजनेसेस कितने अनसर्टन इस वक्त हो रहे हैं, पॉइंट आ गया जी, देख बिल्कुल रहे हैं कि ये क्या बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अवैसा, बहुत शुक्रिया। अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने नौजवान नस्ल के लिए कहा था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पाकिस्तान में तालीम अब एक ख्वाब नहीं, एक ज़ख़म है। जी हाँ, एक ऐसा जहरीला ज़ख़म जो हर उस वालदैन के दिल पर लगता है जो दिन रात मुशक्क़त, कुर्बानियाँ और अधूरी ख्वाहिशात को दफन कर कर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मगर बदले में मिलता है सिर्फ़ फ़ीसों की पर्चियों का एक ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान। गर्मियों की तातीलात में जब स्कूल बंद, क्लासेस बंद, असातिज़ा गैर हाजिर, तो ये फ़ीसें किस दरसो तदरीस की कीमत है। जून की फ़ीस मई में, जुलाई की फ़ीस जून में, और अलग से समर पैकेज का खर्च। क्या तालीम अब पैकेज ऑफ़र है? जो बच्चे स्कूल वैन इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके वालिदैन को धमकी दी जा रही है कि अगर वैन फ़ीस नहीं देंगे तो आइंदा साल पिक एंड ड्रॉप नहीं मिलेगा। क्या यही तालीम है? क्या यही इस कौम का मुस्तकबिल है? तालीम कारोबार बन चुकी है और कौम खामोश है क्योंकि रियासत ये तमाशा होने दे रही है। माँ बाप मजबूर हैं क्योंकि हर हुकूमत को इसका मुकम्मल हिस्सा मिलता है। इसलिए अब हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेज सिस्टम्स को चलाने वाले बड़े बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के घरों से हैं। सो अवाम तकलीफ में है तो रहे, इनकी इजारादारी कायम रहनी चाहिए। ये तालीम नहीं, ये वो व्यापार है जिसका फ़ायदा चंद ख़ानदानों को है और नुकसान पाकिस्तान की नस्ल को। और बदकिस्मती ये है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या 2025 के बजट में इन सवालात का जवाब देगा, या फिर तालीम के नाम पर होने वाले ये इस्तेहसाल तरक्की के पर्दे में छुपाया जाएगा? क्या हुकूमत को सिर्फ IMF की शराइत याद हैं, या वो लाखों वालिदैन भी नज़र आते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं? अगर तालीम सिर्फ उन बच्चों तक महदूद है जिनके वालिदैन कीमत अदा कर सकते हैं, तो फिर कलम नहीं, ये बिल नस्लों के हाथों में होंगे। अगर अब भी हम खामोश रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तालीम सिर्फ अमीरों का हक और गरीबों का ख्वाब बन जाएगी। ये वक्त है आवाज़ बुलंद करने का, सवाल उठाने का और खामोशी की जंजीरों को तोड़ने का, क्योंकि अगर आज ना बोले तो कल सिर्फ पछतावा बाकी रह जाएगा। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।